हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलो क्लास को स्टार्ट किया जाए। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हम लोग का चल रहा था, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग 3 मेथड्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड आपका हो गया यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। तीनों मेथड अच्छा से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ढेर सारा क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व किए थे। तो जो वीडियोस को नहीं देखा है जाके प्लीज़ जाके देख लीजिए, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक, ठीक है, इसी चैप्टर का ही, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में एक क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है या मिलता ही है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पे न्यू है, न्यू स्टूडेंट है, पहली बार वीडियोज़ को देख रहे हैं, वो आपका बेल घंटी को ज़रूर दबा के रखें, क्योंकि आपको वीडियोज़ यहाँ पे मिलता है रेगुलर बेसिस पे। और साथ साथ में आपको ये भी हम बता दें कि मैथ का यहाँ पे जो कंप्लीट पोर्शंस है ये हम लोग कंप्लीट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो टॉपिक है ना, इसमें हम लोग देखेंगे कि कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट जो पार्ट होता है ना इस चैप्टर का, उसको हम लोग देखेंगे। देखो हम लोग लीनियर इक्वेशंस को स्टार्ट किए, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस का सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, अगर हम बोले कि यहाँ पे देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस यहाँ पे b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, दो लीनियर इक्वेशंस को यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है। ये क्या है बोलो, दो लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, ये दो लीनियर जो इक्वेशन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे a b c का वैल्यू होता है, तो जैसी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगा। तो अब ये जो लीनियर इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले हमको ये बताओ कि इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहले ये बता दो, कोई भी यहाँ पे इक्वेशन हम आपको दे देंगे, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे सर हम लोग बिना सॉल्व करके नहीं बता सकते। आप हमको इक्वेशन दे दीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर आंसर आता है तो बोलेंगे हाँ सर इसका सलूशन हो सकता है, ये x का ये वैल्यू है, y का ये वैल्यू है। हम बोले ठीक है। आपको हम जो चैप्टर को स्टार्ट किए थे ना, तो बोले थे कि किसी भी एक इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जब आप सॉल्व करते हो ना, तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ होता है आंसर का। आंसर का 3 पॉसिबिलिटी होता है। आप सॉल्व करते हो इसको, मान के चलो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व कर रहे हो, कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, ग्राफिकल मेथड लगा सकते हो, है ना, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड से इसको आप सॉल्व कर रहे हो। अब सॉल्व करने के बाद आपके पास 3 पॉसिबिलिटी होता है आंसर का, ठीक है। आंसर का यहाँ पे क्या होगा बोलो, जो आंसर आएगा ना उसका 3 पॉसिबिलिटीज़ होगा। पहला, इट मे बी, हम आपको बताए थे कि यूनिक सोल्यूशन हो सकता है। बोले ये सर क्या है यूनिक सोल्यूशन। बोले देखो जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे किसी भी मेथड से, तो x का एंड y का एक वैल्यू आएगा। x का एक पर्टिकुलर वैल्यू, y का एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा। क्लियर बात। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब ज़्यादा नहीं, एक वैल्यू, है ना। x का और y का यूनिक नहीं बोलते, ये चीज़ यूनिक है मतलब बस यही है और कुछ नहीं। मतलब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का कुछ वैल्यू आया, y का कुछ वैल्यू आया, मान के चलो, तो हम बोल सकते हैं कि x का एंड y का जो भी वैल्यूज यहाँ पे आया ना, बस यही एकमात्र सॉल्यूशन है इस इक्वेशंस का। इस वैल्यू के अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये यूनिक है, ठीक है। यानी आपको ओनली 1 वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। दूसरा यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकता है ना, वो है कि आपका एक से ज़्यादा आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आ सकता है। अब बोलेंगे एक से ज़्यादा मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। मेनी सॉल्यूशन यानी इसका ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब एक से ज़्यादा, है ना। एक्स का भी आप देख पा रहे हैं कि कई सारा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, एक्स का बहुत सारा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, वाई का भी आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कोई पर्टिकुलर ऐसा वैल्यू नहीं है जो उस इक्वेशंस का सलूशन बन सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। और थर्ड, यहाँ पे कुछ ऐसा इक्वेशन आपको दिया गया है जिसका कोई सलूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप ना इसको सॉल्व करके x का कोई वैल्यू लेके आ सकते हैं, ना आप y का कोई वैल्यू लेके आ सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं होगा।
क्लियर बात हो गया। ये 3 पॉसिबिलिटीज आपको हम बता चुके हैं जब चैप्टर को स्टार्ट किए थे कि किसी भी इक्वेशंस को आप इस तरह से 3 वैल्यू आपको मिल सकता है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम केस में हम लोग जब इक्वेशंस जब हम लोग को दिया जाता है ना कि एग्जाम्स में इसको सॉल्व करो, सॉल्व द इक्वेशंस, ओके, वैल्यू इसको निकालो एक्स एंड वाई का वैल्यू, तब हम लोग को यूनिक सोल्यूशन ही दिया जाता है। यही एक चीज़ें हैं जो हम लोग को दिया जाता है जिससे कि हमको एक वैल्यू मिलता है। लेकिन आप ये चीज़ जान ले कि 3 टाइप का सोल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। इक्वेशन के हिसाब से ये चीज़ होता है, ऐसा नहीं कि एक ही इक्वेशन में 3 पॉसिबिलिटीज़ होगा, ऐसा नहीं होता है। किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में एक ही आपको यहाँ पे कंडीशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैटेगरी में बांटेंगे। कैटेगरी क्या है, आप यहाँ पे चीज़ों को ध्यान दें कि इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या इक्वेशंस अगर सॉल्व हो जाता है, मान के चलो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं, तो इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 2 ही केस आपको यहाँ पे क्या हो सकता है, बोलो, एज ए सोल्यूशन मिल सकता है। सॉल्व, एक तो सॉल्व करना, एक सॉल्व ना करना, 2 कैटेगरी में बांट दिए। जब आप सॉल्व कर लेते हो, भले उसमें यूनिक आया या इनफाइनाइट आया, उससे मतलब नहीं है। एक्स का एक वाई का पर्टिकुलर वैल्यू में हमको मिल रहा है या एक्स का वाई का बहुत सारा वैल्यू हमको मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, चले, यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइटली मेनी हो। ऐसा केस में आपको हम बता दें, इस केस को हम लोग बोलते हैं कि कॉन्सिस्टेंट, क्या बोले, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो अभी क्या सिखाएं आपको हम, जब भी कोई लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व कर पाते हो, ठीक है, तब आप ध्यान रखना कि उस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। हमेशा 2 होता है, एक तो होगा नहीं, कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्लियर बात हो गया। सॉल्व करना आना चाहिए, बस सॉल्व होना चाहिए इक्वेशंस, चाहे वो यूनिक हो जाए उसका सोल्यूशन, चाहे आपको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिल सके, मतलब मिले, ठीक है, इतना क्लियर आपको हो गया। लेकिन अब एक कैटेगरी और हम यहाँ पे कर देते हैं कि इक्वेशंस को आप सॉल्व ही नहीं कर पाते हो, मतलब ये थर्ड वाला केस, इक्वेशन आप सॉल्व ही नहीं कर पाते हो। ऐसा केस में इस टाइप का इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। ये पहले भी बोल चुके हैं, इनकॉन्सिस्टेंट केस। मतलब इनकॉन्सिस्टेंट मतलब क्या हो गया कि आपका इक्वेशन में कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कितनों आप प्रयास कर लीजिए, आपका एक्स का वाई का वैल्यू कभी नहीं मिल सकता है। क्लियर बात यहाँ पे हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कि कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इतना आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया कि दोनों का मतलब क्या होता है। सीधा सीधी बात एक बार फिर से यहाँ पे हम चीज़ों को रिपीट कर देते हैं कि अगर आपका इक्वेशन सॉल्व हो पा रहा है, ठीक है, क्लियर, तो आप बोलेंगे कि कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि ये इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। चलो यहाँ तक बात हो गया। अब सवाल ये नहीं है कि कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट हम लोग सीख लिए, इसको बोलते हैं, ये एग्जाम में नहीं आता है कि कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट किसको बोलते हैं ये लिखो, ऐसा एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में सवाल कहाँ से आएगा या कैसा आएगा एक बार आपको हम मैंने बता देते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से आएगा कि आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे दिया है। अब आपसे पूछेगा कि आप बताओ इस इक्वेशन ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, या आपको यहाँ से ही पूछ लिया कि आप बताओ कि इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, या आप प्रूव करो सो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, या सो दैट प्रूव करो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, या सो दैट द लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। कैसा भी प्रूफ आपको, मतलब सीधा मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि इक्वेशंस को बिना सॉल्व करके, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, हाउ कैन वी से दैट द इक्वेशंस हैज दिस फॉलोइंग कंडीशंस। ओके, हाउ, देयर विल बी सम मेथड्स, ओके, कुछ प्रोसेस है जिससे कि इक्वेशंस को बिना सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि क्या होगा इसके साथ, इस इक्वेशन का क्या कंडीशन होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, इसका इनफाइनाइटली मेनी होगा, या इसका सोल्यूशन ही नहीं होगा। अगर ये दोनों केस में कोई आता है तो बोल देंगे कॉन्सिस्टेंट है, अगर ऐसा आता है तो इनकॉन्सिस्टेंट है। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया
कि कॉन्सिस्टेंट का मतलब ये दोनों केस को एक साथ आप बोलते हैं कि कॉन्सिस्टेंट। दोनों केस में कोई एक अगर होगा तो कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर तीसरा केस आता है तो ये इनकॉन्सिस्टेंट। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब चलते हैं सीधा हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन मैंने बनाने से पहले अब देख लेते हैं कि क्या कंडीशन होता है, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि बिना सॉल्व करके हम कैसे बोल पाएंगे, क्या प्रोसेस है जिससे कि हम बोल सकते हैं। सबसे पहले देखो, बिना सॉल्व करके जब आपको बताना होता है कि इक्वेशंस का क्या सॉल्यूशन रहेगा, तो आपको ओनली एंड ओनली आपको ध्यान देना होगा कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट पार्ट के ऊपर। इक्वेशंस में कोफिशिएंट भी होता है, कांस्टेंट भी होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो पहला इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन, और ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। ये आपका पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले आपको इक्वेशंस को लिख लेना है। आप इसको लिख सकते हो। लिखने के बाद यहाँ पे देखो A1 मिल रहा है, B1 मिल रहा है, C1 मिल रहा है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। x का ये हो गया कोफिशिएंट, ये हो गया y का कोफिशिएंट, ये हो गया आपका कांस्टेंट पार्ट। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो x का जो कोफिशिएंट है A2, y का B2, कांस्टेंट पार्ट C2। बस यही A1, A2, B1, B2, C1, C2 के मदद से हम बोलेंगे या बता पाएंगे कि आपका कंडीशन क्या रहेगा। सपोज करो इक्वेशंस में आप यहाँ पे देख पाए क्या, पहला वाला चीज़ कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू हो गया B1 बाई B2 का। ऐसा आप देख लिए कि जो कोफिशिएंट दिया गया है ना, उसका क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। A1 बाई A2, B1 बाई B2 अगर आप कर लेते हो, A1 बाई A2 पहले आप बना लेंगे। जो भी यहाँ पे 3 है, ये 4 है, तो 3/4 हो गया। यहाँ पे देखो 5/6 हो गया, तो 3/4 ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 5/6, ठीक है। तो अगर ऐसा केस अगर आपको देखने को मिल जाता है, मान के चलें, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर आप सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा केस अगर आता है, इक्वेशन से हमको मिल जाता है, तो हम आराम से बोल देंगे कि ये तो एक नंबर क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका यूनिक सोल्यूशन आपको मिलेगा। देखो सॉल्व करने का भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ा, सिर्फ इक्वेशंस का A1, A2, B1, B2 का वैल्यू को इस तरह से हम चेक करके बोल देंगे। मतलब क्या हो गया, इक्वेशंस हो गया कॉन्सिस्टेंट। एक लाइन और भी बोल सकते हैं कि कॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है कि नहीं, पहले बताओ, ठीक है। ओनली आपको A1, A2, B1, B2 पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्लियर। C1, C2 को चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। C1, C2 को चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। आप A1, A2 तक और B1, B2 तक यहाँ पे आप इसको चेक कर लिए, ठीक है, क्लियर बात हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो सेकेंड, ऐसा भी तो केस हो सकता है कि सर A1, A2 को हम देखे लिए हैं और B1, B2 को भी लिए हैं। देखिए ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, हम देख लिए सर, इसको चेक कर, दोनों ही बराबर हैं, है ना, काट कूट किए जो भी आया था ये दोनों बराबर हो गया। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो जब भी आपको दोनों बराबर मिले आप आगे बढ़ो। बोलो सर आगे कैसे हम बढ़ेंगे, तो आप C1, C2 को भी लो, C1, C2 को भी लो। तो ये दोनों जब बराबर है तब हमको C1, C2 तक आगे जाना है। तो आगे जब जा रहे हैं तो दो केस हो सकता है, या तो C1, C2 भी इक्वल हो, या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो यहाँ तक, या तो आप दोनों इक्वल ना हो। यही दो केस होगा नेक्स्ट स्टेप में। एक तो पहला वाला केस हो गया, बात क्लियर हो गया ना। पहला वाला केस में देखो नॉट इक्वल है, सेकेंड केस में इक्वल हो गया, तो इक्वल होगा तो आगे बढ़ो। आगे जब आप बढ़ने गए तो देखें अच्छा C1/C2 या तो इक्वल हो सकता है या तो नॉट इक्वल हो सकता है। अगर इक्वल होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है, मेनी सोल्यूशन आपको मिलेगा। यानी ये भी क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्सिस्टेंटी है, क्योंकि इसका इक्वेशंस का सोल्यूशन मिल रहा है आपका। लेकिन ऐसा अगर हो जाता है तो आप साफ साफ बोल देंगे कि इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। आप घबराइए मत, कोई टेंशन लेने का, सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। यानी ये इनकॉन्सिस्टेंट वाला पार्ट हो गया। समझ में आ गया बात यहाँ तक? बोलो पहले इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। सोल्यूशन मिल रहा है दोनों केस में, चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, कॉन्सिस्टेंट नहीं अगर मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर इनकॉन्सिस्टेंट। क्लियर बात हो गया? तो बस यही चीज़ें हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है कॉपी में, ठीक है। पहले इसको कॉपी में आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग आएंगे सीधा क्वेश्चन में। कॉपी में पहले इसको नोट डाउन करो,
सीधा हम लोग आते हैं आपका क्वेश्चंस में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उम्मीद है, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ क्लियर हो चुका है, क्लियर। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे याद थोड़ा सा आपको यहाँ पे रखना होगा, ठीक है, कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, क्या कंडीशन है, इसको थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक है। चलो सीधा आते हैं आप क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन यहाँ पे लगाते हैं कि कैसा क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। सीधा आप क्वेश्चंस को यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोलो क्वेश्चन को यहाँ पे ठीक से पढ़ो कि सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया गया है, हैज़ यूनिक सोल्यूशन, बस इतना ही दिया गया। 1 मार्क्स का सवाल है कि आपको प्रूव करना है कि इस इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन है। तो ठीक है सर, प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले हमको ये बताओ, सबसे पहले आपको क्या करना होगा। आपको पहले देखो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि फटाक से आप A1 A2 लिख दिया हो गया, नहीं। ये 2 मार्क्स 1 मार्क्स का जो भी सवाल यहाँ पे आएगा ना, जितना भी मार्क्स का सवाल आएगा, इस क्वेश्चंस को बनाने का कुछ स्टेप्स होता है जिसको फॉलो करना होगा, अदरवाइज आपका एग्जाम में मार्क्स काट सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वेशंस एक बार हम देख लेते हैं। 2x + 5y, यहाँ पे आप देखो 2x + 5y, ओके। देखो यहाँ पे इक्वल टू क्या है, हम यहाँ पे 14 लिए, इक्वल टू यहाँ पे 14 दिया गया है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेकेंड जो इक्वेशन है ना, वो है 5x + यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3y = यहाँ पे हो गया आपका 16, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिया गया है, क्लियर बात हो गया, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप्स को यहाँ पे समझ लो अच्छा से। सबसे पहले क्या करना होगा, इक्वेशंस का फॉर्मेट को चेंज करना होगा, क्योंकि आप फॉर्मेट आपको क्या बोले थे, a1x + b1y + c1 = 0, यानी ये कांस्टेंट पार्ट भी इधर आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये करें, इक्वेशंस का फॉर्मेट ही चेंज कर ले। आपको लिखना होगा द गिवन इक्वेशंस आर, ठीक है, इस तरह से स्टार्ट करना होगा, द गिवन इक्वेशंस आर, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या था जी, 14 = 0। यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही लिखना होगा, -16 = 0। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो गिवन इक्वेशंस आर ऐसा के लिखना होगा पहले। लिखने के बाद यहाँ पे द इक्वेशंस आर इन द फॉर्म क्या है, कौन सा फॉर्म में है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ये आपको पहले लिख देना होगा, ऐसा फॉर्म में है, ठीक है। वेयर, उसके बाद लिखना होगा वेयर, ये नीचे आपको मतलब लिखना होगा वेयर a1 = 2, b1 = 5, c1 = -14, a2 = 5, b2 = 3, c2 = -16। ये लिख लेना होगा पहले, ठीक है। लिखने के बाद आप यहाँ पे चेक कर क्या आपको क्या यहाँ पे दिया गया कि इक्वेशंस का क्या है, सो या प्रूव करो कि आपका यूनिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा लिखिएगा फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन। अब क्या करेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्लियर। a1 का वैल्यू यहाँ पे बोलो क्या है, 2/5 नॉट इक्वल टू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5/3, बस। सो यहाँ पे आप लिख देंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सो द इक्वेशंस हैव, या हैव लिखो यहाँ पे, इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब जा करके मार्क्स मिलेगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखने के बाद लिख देंगे कि 2/5 नॉट इक्वल टू 5/3, सो इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे चीज़ों को लिखना पड़ेगा, एक सिस्टम ऑफ पैटर्न्स को यहाँ पे मेंटेन करना होगा, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो ये सबसे आसान था क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। ये जस्ट आपको हम समझाने के लिए करा दिए एक क्वेश्चंस। अब हम लोग आएंगे इसका मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस में, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आप देख ले, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है,
कुछ भी नहीं है, मेन कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या कंडीशंस होगा तीनों के लिए, ठीक है। तीनों जब बराबर होता है ना, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोलो यहाँ पे, तब बोलते हैं इनफाइनाइटली है। दोनों जब बराबर है नहीं फर्स्ट केस पे ही, तब बोलेंगे यूनिक, और यहाँ पे होता है तुम्हारा थर्ड कंडीशन। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है ना, अब देख पा रहे हो x - 2y = 3, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे, x - 2y - 3 = 0। बोलो ऐसा क्यों किए हम? ऐसा इसीलिए हम किए क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा है, ठीक है ना, ax + by + c = 0। तो इक्वेशन का फॉर्मेट चाहे एक क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, आप ऐसे ही इसको लिखेंगे, ठीक है ना। कांस्टेंट पार्ट को इधर करके 0 करके आपको लिखना है, ठीक है। और सेकेंड जो इक्वेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो क्या है, 3x + ky। यहाँ पे आप देखो 3x + ky है ना, -1 = 0 आपको लिख देना है। =0 वाला फॉर्म यहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है। ये रहा यहाँ पे इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे सवाल को देखो, सवाल में पूछा हुआ क्या है, आप k का वैल्यू बताओ जिससे कि इस इक्वेशन का क्या रहेगा, बोलो यूनिक सोल्यूशन रहेगा। एकदम साफ साफ कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये बताओ कि यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको क्या होना चाहिए, a1/a2 ≠ b1/b2 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे लिखना होगा कि द गिवन इक्वेशन, एकदम लिखना होगा, ठीक है। गिवन इक्वेशंस आर इन द फॉर्म, जैसे हम लिख रहे हैं, फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बोलो दिया हुआ है, a1x + b1y + c1 = 0, एंड यहाँ पे लिखना होगा a2x + b2y + c2 = 0। बस इसी फॉर्मेट में आपका इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, हम लिख लिए हैं। अब यहाँ पे आपको प्रूव नहीं करना है, बातों को यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे आपको प्रूव नहीं करना है कि गिवन इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन और नॉट, ऐसा नहीं प्रूव करना है कि प्रूव करो, ऐसा नहीं, आपको बोल के ही दे दिया है कि आपका यहाँ पे जो इक्वेशंस दिया गया है इसका यूनिक सोल्यूशन है। के का वैल्यू बताओ, किस वैल्यू के लिए यूनिक सोल्यूशन होगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आपको यहाँ पे बोल के दे दिया है क्वेश्चन में कि इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन है। क्या होता है बोलो, a1/a2 ≠ b1/b2 होता है, ये सुनो। बस इसको पुट करो, क्या पुट करो, इक्वेशन में पुट करो। a1 क्या है बोलो, यहाँ पे जहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है बोलो 1 है, b1 का वैल्यू क्या है बोलो -2 है, c1 का वैल्यू यहाँ पे -3 है। सब लिखना होगा एग्जाम में, अदरवाइज मार्क्स कटता है, ठीक है। a2, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो b2, फिर यहाँ पे देख पा रहे हो c2, किधर बात होगा -1। तो यहाँ पे आप लिख लो फॉर्मेट में a1/a2 यानी 1/3, बात को यहाँ पे ध्यान दे पा रहे हो, a1/a2 यानी 1/3 ≠ b1/b2 यानी -2 यहाँ पे के। तो आप बोलेंगे कि सर इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, इसको नॉट इक्वल ना मान करके अगर इक्वल ही मान ले हम 1 मिनट के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, के ≠ -6 आएगा। अब लेकिन ये सर क्या आ गया है, ये हमको समझ में नहीं आया। तो के का वैल्यू तो थोड़ी आया है, आपको तो एग्जाम में, आपको तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, के का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ये सर के का तो वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल है। हम बोले बस यहीं पे आंसर है कि के का वैल्यू -6 नहीं होना चाहिए। अगर =6 होता और -6 होता, अगर ऐसा कुछ होता तो हम क्या बोलते कि के =-6, के का वैल्यू क्या है -6। इसी वैल्यू के लिए गिवन इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन रहेगा, बट ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू दे दिया है। तो नॉट इक्वल टू मतलब ये वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए, यानी के का वैल्यू -6 ना होकर के बाकी कुछ भी हो जाए, सारे वैल्यूज़ के लिए ये इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली -6 नहीं होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, पहले बताओ ये समझ में आया कि आप लोग को नहीं आया। तो यहाँ पे आप लिखना होगा, ठीक है, कि द गिवन इक्वेशंस, यहाँ पे लिखना होगा द गिवन इक्वेशंस
हैज़ यूनिक सोल्यूशन, यहाँ पे लिखना होगा द गिवन इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन ओके फॉर all real values of k other than -6। इसको अगर आप समझ में आपको आ गया तो कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है। यानी यहाँ पे साफ साफ हम लिख दिए हैं कि गिवन इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन ओके फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k अदर देन -6। यानी -6 नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी वैल्यू मान लो, बस सारे वैल्यूज़ के लिए इसका यूनिक सोल्यूशन रहेगा। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ पे बहुत कोई पता है क्या करता है, बहुत कोई इस सिंबल को ही गलत लिख देता है। बोले ये कैसे आ गया, यहाँ पे इक्वल टू लिख दो, इक्वल टू नहीं लिखेंगे तो वैल्यू कहाँ से आएगा। तो जानबूझ करके गलती करके यहाँ पे उसको पता है कि यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन का जो कंडीशन है वो नॉट इक्वल टू ही है, उसको मालूम है, फिर भी जानबूझ के वो वैल्यूज़ को निकालने के लिए इक्वल टू कर देता है। बिल्कुल कर देता है। बहुत स्टूडेंट ऐसा है कि नॉट इक्वल टू के जगह पे इक्वल टू बना देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोचेगा कि इक्वल टू नहीं देंगे तो के का वैल्यू कहाँ से आएगा, नॉट इक्वल टू से वैल्यू कहाँ से निकाल पाएंगे। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कि के इक्वल टू -6 का भी एक क्या है, एक डेफिनेशन है, इसका भी इंपॉर्टेंसी है। यहाँ से भी हम वैल्यूज़ को पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो के इक्वल टू -6 का मतलब हो गया, नॉट इक्वल टू का मतलब हो गया कि -6 को छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज़ क्या हो जाएगा। और आपको तो मालूम है कि जो A1, A2, B1, B2 क्या होता है, वो रियल नंबर्स होता है। आप कोई भी रियल नंबर सपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए ऑल रियल नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, सिर्फ अदर देन -6। ये अदर देन -6 का मतलब है कि -6 नहीं है। बोलो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा तो आप इसको बना क्या होगे। मैक्सिमम लड़का यहाँ पे गलती करके आ जाता है, इक्वल टू -6 वाला आंसर लेके आ जाता है और टीचर भी उसको काट देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन से जितना टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है ना, आज करा देंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। चलो आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है, के का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये दोनों इक्वेशंस का क्या हो जाएगा, बोलो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा क्वेश्चंस को जब भी हमको सॉल्व करना होता है ना, सबसे पहले आपको फॉर्मेट लिखना होता है। ये तो फॉर्मेट में बिल्कुल भी है नहीं, ax + by + c = 0 होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट लिखेंगे। क्या फॉर्मेट है, =7 ना लिख करके इसको -7 = 0 आपको लिखना पड़ेगा। बात को समझ में आ रहा है ना, फॉर्मेट में गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी इसको लेके इधर आ जाओ, तो इसको लेके जब आओगे ना तो 5 के -4 बोलो क्या हो जाएगा, -5 के -4 हो जाएगा = 0। बोलो कोई बात नहीं है सर, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इसको हम माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 4 - 5 के हो जाएगा। घुमा दो उसको, 5 के -4 है ना, 4 - 5 के कर दो। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माइनस पे प्लस हो जाएगा। 4 - 5 के आप कर सकते हो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पे इक्वेशंस। ठीक है, अब के का वैल्यू देख पा रहे हो सेकेंड इक्वेशन में, k + 1 पूरा क्या है, x का यहाँ पे कोफिशिएंट है, 1 - 2 के क्या हो गया, y का, और ये आपका कांस्टेंट पार्ट। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, पहले हमको ये बताओ। सबसे पहले तो आपको लिखना होगा कि द फॉलोइंग द गिवन इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ a1x + b1y + c = 0। ठीक है ना, द फॉलोइंग या द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इन द फॉर्म। ठीक है, वो आपको लिखना होगा। लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, a1 b1 a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू आपको लिख लेना होगा। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखना होगा फॉर, किसके लिए बोलो, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्या बोले, इनफाइनाइटली, है ना, मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इसके लिए बोलो क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए बोलो क्या होता है, a1/a2 आपको मालूम है ना, यहाँ पे देख लो एक बार, a1/a2 = होता है b1/b2। आपको बोले थे = c1/c2 होना चाहिए।
यहाँ पे नॉट इक्वल टू अगर होता है तो नो सोल्यूशन में आता है, ठीक है। ये रहा आपका माने कंडीशन। अब इस कंडीशन में आपको वैल्यू पुट करना होगा, ठीक है। के का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना होगा। चलो A1 का वैल्यू क्या है बोलो 2, तो 2 बाई यहाँ पे k+1 A1 बाई A2 हो गया। B1 का वैल्यू -3 है, ध्यान रखें आप। B2 का वैल्यू क्या है 1 - 2 के है, आप ध्यान रखें यहाँ पे, इक्वल टू C1 यहाँ पे -7 है और यहाँ पे C2 भी आपका 4 - 5 के है। क्लियर बात हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं है, ठीक है। चलो अब सवाल है कि यहाँ से आप k का वैल्यू कहाँ से निकाल पाएंगे। यहाँ से k का वैल्यू आप कहाँ से निकाल पाएंगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। देखो ये तीनों यहाँ पे आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल साइन दिया गया है। आपको हम बता दें इस इक्वल साइन का मतलब क्या है। इस इक्वल साइन का मतलब यही होता है कि तीनों जो यहाँ पे दिया गया ना, ये आपस में इक्वल है ना। फर्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है जो रेशियो है वो सेकेंड का बराबर है, सेकेंड भी थर्ड का बराबर है, फर्स्ट भी थर्ड का यहाँ पे बराबर है, यानी एक दूसरे के साथ सब बराबर है। जैसे ही आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है और के का वैल्यूज़ आपको निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप A1 के फर्स्ट रेशियो के साथ आप सेकेंड रेशियो को क्या करो, इक्वल करो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है 2 बाई यहाँ पे आप देखो k+1 इज इक्वल टू -3 बाई आप देखो यहाँ पे 1 - 2 के। यहाँ से देखो आपको एक इक्वेशन मिलेगा जहाँ से आप k का वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो कैसे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बोलो -3 के -3 इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 - 4 के। क्लियर हो गया यहाँ से 2 - 4 के। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा इसको इधर लेके अगर आते हो 3 के माइनस यहाँ पे 4 के, -3 के +4 के हो जाएगा, नहीं यहाँ पे के आएगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हो -3 जाएगा +3 यानी 2 + 3 5। तो यहाँ पे वो क्या बोलो क्या आ गया 5 आ गया। क्या बात हो गया। अच्छा तो ये आपका, लेकिन यहाँ पे एक तो और आपको बना लेना होगा जो कि सेकेंड के साथ थर्ड का। ये तो गया फर्स्ट के साथ सेकेंड थर्ड भी एक बना लेना होगा। सेकेंड में क्या है बोलो -3 बाई 1 - 2 के। यहाँ पे देखो -7 बाई 4 - 5 के। यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो -7 + 14 के। यहाँ पे आप देखते हो -12 प्लस यहाँ पे क्या बोलो 15 के। इसको इधर लेके आते हो तो -k हो जाएगा और इसको इधर लेके जाते हो तो -5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि k इक्वल टू यहाँ पर भी 5 है। तो दोनों केस में क्या आ गया, k इक्वल टू 5 आ गया। तब आप जाके यहाँ पे लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 5। ओके, तो k का वैल्यू अगर 5 यहाँ पे पुट करेंगे ना तो आपका यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, एक कंडीशंस आपको याद करना होता है। कंडीशन में कोई गलती अगर आप लिख देते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तीनों यहाँ पे बराबर है, आप वैल्यूज़ को पुट करो, फिर यहाँ पे आप वैल्यूज़ को यहाँ पे निकाल दो, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी यहाँ पे आप देख लो कि कैसे यहाँ पे आता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना होगा। सेम क्वेश्चन से के का वैल्यू आपको निकालना है। इक्वेशंस दिया गया है जिससे कि आपका इक्वेशंस का क्या रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन यहाँ पे मिले। इक्वेशंस को यहाँ पे देख लो, kx + 3y, यहाँ पे आप देखो kx + 3y इक्वल टू बोलो यहाँ पे क्या दिया गया है, k - 3 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 12x + ky इक्वल टू k, 12x + ky इक्वल टू k कुछ भी नहीं है, आराम से यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। k का वैल्यू कुछ होना चाहिए जिससे कि आपका इस इक्वेशन में बोलो क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, बाकी जो प्रोसेस है वो आप लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। इसको लेके पहले आपको आना होगा, ठीक है। लेके अगर आओगे तो यहाँ पे माइनस करके आपको क्या करना होगा, इक्वल टू 0 करना होगा। इसको भी लेके आओगे तो माइनस के इक्वल टू 0 करना होगा। बाकी आप प्रोसेस को लिखेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 आप निकालेंगे। निकालने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, रेशियो में आते हैं। कंडीशंस क्या था, A1/A2 आपको मालूम है इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू आपको मालूम है यहाँ पे C1/C2। ये कंडीशंस फॉलो होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। A1 का वैल्यू यहाँ पे k है तो k/12 इक्वल टू आप देख पा रहे हो यहाँ पे
3 बाई यहाँ पे क्या बोलो के इक्वल टू सी में देखो माइनस है लेकिन, ठीक है, तो माइनस ऑफ के माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पे माइनस ऑफ के। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? आपको उम्मीद है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस का काट दो, तीनों यहाँ पे आ चुका है। अब आपस में इसको बराबर करो। इसको जब बराबर करते हो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स को, तो यहाँ पे देखो k/12 इक्वल टू 3/k। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कि k का स्क्वायर इक्वल टू 36। देखो मार्क्स कहाँ पे कटता है ये आपको हम बता रहे हैं कि मार्क्स कहाँ पे कटता है। कोई बहुत लड़का यहाँ पे k को क्या लिख देगा, 6 लिख देगा, बिल्कुल गलत है। k यहाँ पे 6 नहीं है। रूट यहाँ पे जब 36 आप लिखते हो ना तो ये प्लस माइनस होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। प्लस माइनस 6 आपको लिखना ही है। मैथ्स का कुछ अपना कुछ रूल होता है, उस रूल को आपको तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है बोलो, k इक्वल टू प्लस माइनस 6 लिखना है। मतलब k का वैल्यू दोनों हो सकता है, k का वैल्यू यहाँ पे 6 भी हो सकता है और k का वैल्यू यहाँ पे -6 भी हो सकता है। क्लियर हो गया बात यहाँ पे। सेकेंड के साथ थर्ड को जब आप बनाते हो, यहाँ पे देखो हम बनाते हैं सेकेंड के साथ थर्ड को, तो यहाँ पे आप देखो क्या है बोलो, 3/k इक्वल टू यहाँ पे आप देखो k माइनस 3/k। कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसको मल्टीप्लाई पहले करो। मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे ज़रूरत भी आपको होगा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीचे नीचे k आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 इक्वल टू k माइनस 3 हो गया। तो k का वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हो 6 हो गया। क्या हो गया बोलो, 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रहा है कि k का यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रहा है, एक है +6, एक है -6, ठीक है ना। यहाँ पे देखो +6 भी है, -6 भी है, +6 भी है। तो कौन सा वैल्यूज़ को हम लेंगे, बस यहीं पे आपको चीज़ों को समझना है, कौन सा वैल्यूज़ को लेंगे। देखो दोनों कंडीशन में आपको बता दें, हम दोनों कंडीशन में यानी फर्स्ट के साथ सेकेंड को जब आप लिए थे वहाँ पर 2 वैल्यूज़ आया है, एक +6 एक -6, और सेकेंड के साथ थर्ड को जब लिए तब वहाँ पे +6। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा वही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे +6 और यहाँ पे भी +6, यानी आपको हम बता दिए k का जो वैल्यू होना चाहिए वो 6 ही होना चाहिए। यहाँ पे -6 काम में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। बोलो चीज़ें क्लियर है? दोनों में आपका यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ना कि -6। लेकिन -6 आपको लिखना होगा, इस बात को ध्यान रखें, -6 आपको यहाँ पे लिखना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लियर? बहुत कोई क्या करेगा, यहाँ पे आपको हम बता दें, बहुत कोई यहाँ पे क्या करेगा, इस k को कटेगा नहीं। देख लो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 3/k है ना, इक्वल टू यहाँ पे क्या है बोलो, k माइनस 3/k, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो k इंटू k माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा बोलो, 3k हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात? यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे तो यहाँ पे आप ऐसा करो कि k का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बोलो, माइनस यहाँ पे क्या बोलो 3k इक्वल टू यहाँ पे 3k, है ना। बहुत कोई ऐसा कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेके आता है तो k का स्क्वायर -6k हो जाएगा इक्वल टू 0। तो k इंटू k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k का यहाँ पे 2 वैल्यू, एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा यहाँ पे 6। तो ये भी यहाँ पे 2 वैल्यू आ सकता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो कंडीशन था यहाँ पे 2 वैल्यू आया था ना, एक 6 एक -6। सेकेंड जो कंडीशन है यहाँ पे भी 2 वैल्यू है, 6 और 0। तो कौन सा कॉमन है यहाँ पे, 6 तो कॉमन है, इसलिए 6 को लेंगे, ठीक है। अब कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यही आपको करना है, ठीक है। कॉमन वैल्यूज़ को आपको लेना पड़ेगा। क्लियर बात हो गया? ये रहा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था जो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। क्लियर बात हो गया? चलो आता है नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। बोलो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको शायद नहीं आ रहा होगा, चीज़ें आपको क्लियर हो रहा है, बट आपको बता दें कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। आप टेंशन ना ले इस चीज़ का, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करके आप जाएं, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। सेम चीज़ें यहाँ पे है, m एंड n का वैल्यूज़ यहाँ पे पूछा गया है। पहले इक्वेशंस को आप देख लो, 3x + 4y इक्वल टू 12, 3x + 4y इक्वल टू 12, ठीक है। और सेकेंड यहाँ पे इक्वेशन है m + n इंटू एक्स, m + n इंटू एक्स प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंटू m -
एन इंटू वाई, 2 इंटू एम माइनस एन इंटू वाई, है ना, इक्वल्स टू 5m माइनस इक्वल टू 5m माइनस 1। ये इक्वेशन दिया गया है। के के टर्म्स में यहाँ पे नहीं आपको मिल रहा है, एम एन के टर्म्स में यहाँ पे दिया गया है। सवाल को यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे सिर्फ क्या है, इससे पहले जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, आप ध्यान दें इस चीज़ का, इससे पहले हम जो भी क्वेश्चन बनाए ना, सिर्फ के ही था, एकमात्र एक ही यहाँ पे वैल्यू हमको निकालना था के का। हर जगह पे के आपको दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज आपसे पूछा गया है, एम का भी एन का भी। क्वेश्चन में आपको चीज़ क्लियर हो गया है कि एम एंड एन का क्या वैल्यूज होना चाहिए, जिससे कि ये दोनों इक्वेशंस का क्या रहेगा, बोलो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? और नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखो सॉल्व इसको हम माने करते हैं, लेकिन चीज़ों को यहाँ पे समझ लो। पहले फॉर्मेट आपको आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट यहाँ पे आना चाहिए, -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप अगर आप लिखते हैं तो माइनस ऑफ दिस इक्वल टू 0, ठीक है। देखो एक बात आपको बताते हैं, इसको अगर लेके भी नहीं आओगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, जब लेके जब आ रहे हो तो -12, यहाँ भी देखो माइनस हो गया, तो आपस में तो माइनस करना ही है। तो इक्वल टू करके भी इधर 12 को रखोगे या इधर 5m माइनस 1 को रखोगे, बात बराबर है। लेकिन फॉर्मेट बोले कोई चीज़ होता है, हर चीज़ का एक अपना डिमांड होता है, उसको फुलफिल करना ही आपका काम है, ठीक है। मार्क्स कटने का कहीं पे जगह नहीं देना चाहिए, क्लियर। चलो बाकी ये चीज़ें यहाँ पे आप लिख लोगे कि द फॉलोइंग द गिवन इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ पे abc a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू आप लिख लोगे। ये दो लाइन यहाँ पे लिखना ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस लिख करके कंडीशन लिखना पड़ेगा। क्या बोलो, a1 बाई a2, है ना, इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू यहाँ पे c1 बाई c2। क्लियर हो गया। अच्छा a1 बाई a2 क्या है बोलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिख रहे हो 3 बाई देखो m प्लस n इक्वल टू b क्या है बोलो 4 बाई देखो यहाँ पे क्या है 2 इंटू m माइनस n इक्वल टू c क्या है बोलो -12 बाई माइनस ऑफ 5m माइनस 1। कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत आसान है। यहाँ पे आप 2 को पहले ही काट दो, आपको आसान हो जाएगा। पहले ये दोनों को हम लोग लेते हैं, तो दोनों को जब लेंगे तो क्या होगा, m प्लस n इक्वल टू क्या होगा 2 बाई m माइनस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टेंशन ना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3m माइनस 3n 2m प्लस 2n लेके आ जाओ, तो क्या हुआ 3m माइनस 2m, तो यहाँ पे m बचेगा, -3n माइनस 2n तो माइनस ऑफ 5n इक्वल टू 0। ये रहा आपका पहला इक्वेशन। समझ में आ गया ना। ये क्या है बोलो, आपका पहला इक्वेशन है, बोलो क्लियर है कि नहीं। ये आपका पहला इक्वेशन है। सेकेंड यहाँ पे इक्वेशंस अब देख लो, ये दोनों को पहले करो। ये दोनों को जब आप लेते हो ना तो क्या होगा बोलो, यहाँ पे दोनों को जब यहाँ पे आप लेते हो, यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे 2 बाई m माइनस n, ये माइनस में से आप काट दोगे 12 बाई 5m माइनस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे काट सकते हो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, है ना। तो यहाँ पे 1 बचेगा 1 बाई m1, ठीक है। यहाँ पे बोलो क्या बचेगा 1 बाई m माइनस 1, और यहाँ बचेगा 6 बाई 5m माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर करते हो तो 6m माइनस 6n इक्वल टू देखो यहाँ पे 5n माइनस n, ठीक है। इसको लेके अगर आप आ जाते हो इधर तो क्या हो जाएगा बोलो, ओनली m बचेगा, माइनस यहाँ पे 6n इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 2, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, तो आपको कोई ना कोई मेथड यहाँ पे लगाना होगा जिससे कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आपका आ चुका है m एंड n के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का सबसे बेस्ट यहाँ पे जो ये है हमको दिख रहा है वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पे m n देखो इक्वल है, तो किसी भी चीज़ से आपको मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये रहा पहला इक्वेशन, और ये रहा यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। कुछ भी नहीं है, साइन चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑपोजिट नहीं था। m m यहाँ पे काटेंगे, 5 से 6 किया तो यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे 1, तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 आ चुका है। n का वैल्यू जब आप पुट करते हो 1 तो यहाँ पे m इक्वल टू 5, है ना। m क्या हो जाएगा बोलो 5 यहाँ पे हो जाएगा।
बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ के ही आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन जब भी आपको इस तरह से डबल डबल वेरिएबल्स देखने को मिले, है ना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आएगा लास्ट में, जो जिसको सॉल्व करने के बाद ही आपको एम एन का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको हम बोल सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये 1-2 मार्क्स का सवाल नहीं है ना, 2-3 मार्क्स का सवाल यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। बोलो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है, ठीक है ना, ये आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम लिए हैं इसको एक बार देख लो। तो अभी तक हम लोग 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, आपको भी समझ में आ गया होगा 2 टॉपिक, एक है कि यूनिक सोल्यूशन और एक है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। दोनों का क्या कंडीशन होता है और दोनों का कैसा क्वेश्चंस एग्जाम में आता है ये देख चुके हैं। मतलब और भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेंगे हम लोग कल का क्लास में, टेंशन आप ना ले, अभी जस्ट आपको समझा रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो अब लेते हैं हम लोग नो सोल्यूशन वाला टॉपिक से, कि नो सोल्यूशन वाला टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे आता है, ठीक है, कैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना वो नो सोल्यूशन या आपका इनफाइनाइटली से आएगा, ठीक है। यूनिक से बहुत कम आता है क्योंकि वहाँ पे नॉट इक्वल टू साइन होता है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। चलो यहाँ पे देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये इक्वेशन दिया गया है x + 2y = 5 है, तो हम क्या करेंगे x + 2y - 5 = 0 कर देंगे डायरेक्ट, पहला है ना। सेकेंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3x + ky -15, 3x + ky -15 = 0। ये रहा सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिया गया आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड। आपसे पूछा गया है कि ये बताओ इसका कोई सोल्यूशन होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो के का क्या वैल्यू होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया, ठीक है ना। के का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए जिससे कि आपका यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि के का कौन सा वैल्यू होना चाहिए जिससे कि इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। सॉल्व करने से पहले ही हम बता दें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो पक्का फंस जाएंगे, आपको यहाँ पे मार्क्स मिलना बहुत ही टफ हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है जिसको आपको यहाँ पे समझना होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे हो रहा है। सारे बातें यहाँ पे लिख लेना होगा ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के लिए, कि द गिवन इक्वेशंस आर इन द फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 करके आप a b c का वैल्यू यहाँ पे लिख लें। लिखने के बाद फॉर नो सोल्यूशन, यहाँ पे नो सोल्यूशन भी आपको लिख के दे सकता है, या आपको प्रूफ दैट, या ऐसा भी आ सकता है कि के का कौन सा वैल्यू के लिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इनकॉन्सिस्टेंट लिख के भी आ सकता है, ठीक है। यानी नो सोल्यूशन हो या इनकॉन्सिस्टेंट हो, दोनों का एक ही कंडीशन है, ठीक है। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब वही होता है कि जिसका सोल्यूशन नहीं होता है। क्या बोलो यहाँ पे a1/a2 ये तो बराबर होता है b1/b2, लेकिन बराबर होता है c1/c2 का, तो क्या होता है बोलो मेनी सोल्यूशंस, बट यहाँ पे नॉट इक्वल टू c1/c2 का नो सोल्यूशन, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी आता है। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1/3 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2/k इक्वल नॉट इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या बोलो -5/-15, -5/-15, ठीक है, -5/-15। अब आपको हम बताते हैं गलती क्या होता है, इसको आप ध्यान दें थोड़ा सा। पहले यहाँ पे आप काट दोगे, है ना, यहाँ पे 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, यहाँ पे आप लिख लोगे। यानी अल्टीमेटली क्या आ गया बोलो 1/3 इक्वल टू 2/k नॉट इक्वल टू 1/3, ऐसा आ गया। येस और नो पहले बताओ, यहाँ तक पहले बताओ कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो,
अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, के का वैल्यूज उसको चाहिए, ठीक है, के का वैल्यू उसको चाहिए। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, पहले ये दोनों को बराबर कर लेता है, यहाँ पे उसको इक्वल साइन दिख जाता है। हम बोले बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ पे बराबर करें, 1/3 इक्वल टू क्या बोलो 2/k। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k इक्वल टू 6 आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद सीधा बोल देता है सर आंसर आ गया है, k का वैल्यू 6 होना चाहिए, जिससे कि आपका इक्वेशंस का क्या होगा, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। स्टूडेंट को लगता है कि बिल्कुल हम सही चीज़ निकल के आए हैं, लेकिन ये एग्जामिनर इसको काट देगा। बिल्कुल भी ये सही चीज़ नहीं है, ये k का वैल्यू 6 नहीं हो सकता है। चीज़ों को यहाँ पे समझ लो। आपको हम बार बार एक बात बता रहे हैं, जो भी चीज़ें सीखना है आपको पूरा अच्छा से सीखे, डिटेल्स में सीखे, चीज़ों को एकदम गहराई तक जाके सीखे। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर सीख लिए हैं, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है उसको समझना होता है। यहाँ पे आप देखो, जब भी आपको यह कंडीशन दिया रहे तो आपको तीनों को लेके चलना है। आपका आंसर्स के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ आप उठा लिए हैं, बाकी ये सेकेंड और थर्ड टर्म्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये दिया क्यों, जब मतलब नहीं है तो, है ना, जब मतलब ही नहीं है तो इसको क्यों दिया गया है। यहाँ तक तो वो छोड़ता कि चलो यहाँ तक निकाल दो। तो सिर्फ यही 2 को लेके अगर हम चलेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो ये किसका माने कंडीशन है, बोलो, ये यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन है। नहीं सॉरी, ये आपका किसी भी चीज़ का मतलब कंडीशन नहीं है। अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ का कंडीशन नहीं है। यूनिक में नॉट इक्वल टू पहले होता है ना। आपको तीसरा को भी लेके चलना होगा, तो पहले अब ये दोनों को लेके चलते, यहाँ पे k इक्वल टू 6 आ गया। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे भी लेके चले। तो इसको जब लेके आप चलते हो तो क्या होगा, 2/k नॉट इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो k नॉट इक्वल टू 6। अब आपको आएगा मज़ा, अब आपको यहाँ पे मज़ा आएगा। बोला क्या यहाँ पे खास चीज़ निकल के आ गया। देखो यहाँ पे अभी तक आप k को क्या बोल रहे थे कि k ही आपका आंसर है, k इक्वल टू 6, लेकिन सेकेंड कंडीशन तो k नॉट इक्वल टू 6। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक पर्टिकुलर इक्वेशंस में k का वैल्यू 6 भी दिखा रहा है, अब k का वैल्यू 6 नहीं दिखा रहा है, यानी k इक्वल टू 6 और k नॉट इक्वल टू 6। क्या ये पॉसिबल है क्या, किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशंस के लिए ये पॉसिबल है कि k का वैल्यू 6 भी होगा, 6 नहीं भी होगा, दोनों तो पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल आप यहाँ पे लिखोगे स्टेटमेंट कि इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल चीज़ है ना, एक ही इक्वेशन में k का 2 वैल्यू कहाँ से आ जाएगा, क्लियर। एक में बोल रहा है कि हाँ k का वैल्यू 6 है, नेक्स्ट में बोला नहीं बाबू 6 नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है। इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव k इक्वल टू 6 एंड k नॉट इक्वल टू 6 फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। पेयर ऑफ इक्वेशंस अगर अलग अलग है ना, लीनियर इक्वेशंस तो मान सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पेयर के लिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तब आप क्या लिखेंगे, अब आंसर फिर क्या लिखेंगे, आंसर यहाँ पे सीधा आप लिख देंगे कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k। क्या लिखेगा कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k। चीज़ों को समझ में आ गया ना, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशंस। ओके, फॉर विच यहाँ पे लिख लो आप इस तरह से, फॉर विच द गिवन इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, तब आपको मिलेगा पूरा मार्क्स, ठीक है ना। देखो आपको यहाँ पे k का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया था, सॉल्व करने के बाद देगा k का कुछ वैल्यू है, ये नहीं, k का कुछ भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। k इक्वल टू 6 और k नॉट इक्वल टू 6, ये होने का मतलब होता है दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। चीज़ों को गहराई तक लो, सिर्फ यहाँ पे एक लेकर के अपना बात माने k का वैल्यू निकल के आप निकल जाते हो ना, आपको मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को लेके आपको चलना है। इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव k इक्वल टू 6 एंड k नॉट इक्वल टू 6 इन अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ k
फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चंस का यहाँ पे निचोड़। आप सिर्फ ना इसको ले, आप इस पेयर को भी एक बार लेके आप निकालें, इस पेयर को भी लेके एक बार निकालें, आप देखें, चेक करें क्या आ रहा है, तब जाकर के आप कंक्लूजन में पहुंच जाए। चीज़ों को रट्टा मार के कुछ भी नहीं होगा, रट्टा मारने का आप यहाँ पे प्रयास ना करें। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? रट्टा मार के आप ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, बोलो, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा, आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है, कि क्या यूनिक होता है, क्या यहाँ पे आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, क्या यहाँ पे नो होता है। अब आज का क्लास यहीं पे छोड़ते हैं, कल का क्लास में हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक का मिक्स क्वेश्चन कल से स्टार्ट होगा। परसों का जो क्लास होगा वहाँ से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को स्टार्ट कर देंगे टॉपिक वाइज। ठीक है ना, नंबर सिस्टम का टॉपिक लेंगे, एज का टॉपिक लेंगे, है ना, बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक लेंगे, ट्रेन का टॉपिक लेंगे, जो भी अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक है वो टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे। कंसेप्ट को पहले देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं पे छोड़ते हैं। आप दबा कर थोड़ा प्रैक्टिस यहाँ पे कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आता है, इससे बाहर टॉपिक में कुछ है भी नहीं। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, यही पॉसिबिलिटीज़ है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, और यही चीज़ें आपको बुक में भी मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको इक्वेशंस अलग अलग मिल जाएगा, चीज़ें अलग अलग मिलेगा, बट चीज़ें एक ही है। इक्वेशंस अलग होने से आपका कंसेप्ट अलग नहीं हो जाता है, ये अलग अलग टाइप का इक्वेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन आप फॉर्मेट को मेंटेन करें, चीज़ों को लिखें और प्रॉपर वे में सॉल्व करें, है ना। एक अच्छा बेहतरीन आपका यहाँ पे कंसेप्ट होना चाहिए, कुछ भी करके लिख के आ गए हैं वैसा अभी नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो एक बार प्रैक्टिस इसको कर ले। कल का क्लास का यहाँ पे चीज़ बता दिए क्या हम कराने वाले हैं। कल का क्लास में हम लोग इस चैप्टर, ये जो टॉपिक अभी आज लिए हम लोग, है ना, ये तीनों टॉपिक का मिक्स क्वेश्चंस को देखेंगे, जो एग्ज़ाम में भी आया हुआ है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ को कल हम लोग देखेंगे एक क्लास में, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे आपका वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे न्यू अगर हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। और एक बात बता देते हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको हो रहा है ना, तो आप उस प्रॉब्लम को नोट करें, चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में डालें। नेक्स्ट क्लास में पक्का उसको लेंगे और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो।